Good morning, students. Today I am going to discuss the first chapter of history of class 9, French Revolution. First of all, मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये जो रिवोल्यूशन था, इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन जो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था और 1799 तक ये चला था। तो इसमें बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये एक चेंज, अब डेमोक्रेटिक कंट्री स्टैब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए एक जो है ग्राउंड तैयार किया, यानी जो ग्राउंड तैयार करने में, ग्राउंड प्रिपेयर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि यूरोप में भी नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा, इसका इम्पैक्ट पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इसका मेन कारण क्या था, इसके बारे में बात करते हैं कि जब 1774 में, जब 1774 में लुई 16 जो किस फैमिली का, लुई 16 जो था वो 1774 में असेंडेड द थ्रोन। लुई 16 असेंडेड द थ्रोन इन 1774 एंड ही फाउंड द एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी का मतलब क्या हुआ कि उसका खजाना बहुत ही खाली मिला। अब खजाना खाली मिलने के साथ साथ क्या हुआ कि 20 इयर्स के एज में वो क्या हुआ कि वो राजा बन गया, मोनार्क बन गया। तो ये जो लुई, जैसे इंडिया में क्या है कि बहुत सारे एम्पायर था, बहुत सारे डायनेस्टी थे, मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी। तो ये सब तरह से क्या हो गया कि उसी तरह से यहाँ पर एक डायनेस्टी था जिसका नाम क्या था, बोर्बन फैमिली, बोर्बन डायनेस्टी। तो इसी डायनेस्टी का लुई 16 जो है लुई 15 के बाद गद्दी पे बैठा। तो उस टाइम क्या हुआ कि गद्दी पे बैठने के बाद उसे पूरा ट्रेजरी खाली मिला। और ये जो बस्टाइल जगह का नाम है, फ्रांस में बस्टाइल जो है इस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में एक जेल था, प्रिजन था। और वहाँ पर सभी लोग क्या हो गए कि बहुत सारे, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग क्या हुआ कि इस मतलब के हंड्रेड्स ऑफ पीपल बस्टाइल पहुँच गए। और बस्टाइल में पहुँचने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जाने के बाद जो प्रेजेंस था उस पर अटैक कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या हुआ कि लोगों के अंदर इतनी गुस्सा भरा भरा था, इतनी एंगर था कि क्या हो गया कि उसका जो फ्रेगमेंट्स था, जो जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका मलबा बचा, ईंट था, स्टोन फ्रेगमेंट्स था, उसको ही मार्केट में क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये जो 14 जुलाई 1789 को ये जो स्टार्ट हुआ रिवोल्यूशन, इसका मेन कारण क्या था, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो जो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन जो मेन था वो क्या था, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का मेन कॉजेज था कि वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था कि लुई 16 जब गद्दी पे बैठा तो वो अभी तुरंत डिस्कस किए हैं कि पूरा का पूरा जो लुई 16 गद्दी पे बैठा तो ट्रेजरी जो क्या था, इम्पटी था, पूरा ट्रेजरी खाली था। तो जो ट्रेजरी वाज फाउंड इम्पटी कब, जब वो गद्दी पे बैठा था। तो इसके कारण पहले क्या था कि 1756 से 1763 के बीच 7 इयर्स वार्स हुआ था। क्या हुआ था, 7 इयर्स वार। ये 7 इयर्स वार हुआ था, कहाँ हुआ था, अमेरिका में। किसके किसके बीच हुआ था, तो इसमें एक तरफ था फ्रांस, एक तरफ था कौन, एक तरफ था ब्रिटेन। एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ ब्रिटेन था, ये दोनों के बीच 7 इयर्स वार लड़ा गया। और तो सिर्फ यही नहीं, ये तो एक इम्पोर्टेंट वार के बारे में बताया कि ये जो था ये क्या था, एक इम्पोर्टेंट वार था। इसके अलावा बहुत सारे यूजफुल वार लड़ा गया। इसका कोई, यानी कि जो वार हुआ उससे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, प्रॉफिटलेस, यूजलेस वार। तो बिना यूजफुल वार का ये सब क्या हुआ, बहुत ही यूजफुल जो नहीं था, सब लड़ाई लड़ा, फालतू का, बेफजूल जिसको बोलते हैं, बेफजूल खर्चे था। तो ये सब जो लड़ाई लड़ा, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे, जब वार होंगे तो पक्का है कि क्या होगा कि उसका जो है एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होने के बाद क्या होगा, ट्रेजरी इम्पटी होगा। तो ये 7 इयर्स बाद रहा था कौन, लुईस, जो ये लुईस 15 था, लुईस 15। तो लुईस 15 जो था वो लगभग 1715 से 1774 तक वो क्या रहा,
मोनार्क रहा फ्रांस का। तो इस दौरान बहुत सारे यूजलेस वार, प्रॉफिटलेस वार आ गया, और उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्ट था, पैसा जो था वो क्या हुआ, वार में खर्च हो गया, एक्सपेंड हो गया, और इस कारण से जो वहाँ का ट्रेजरी था वो इम्पटी हो गया, खाली पड़ गया। इसके साथ क्या हुआ कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ अमेरिका में, तो जो लुई 16 था, अमेरिकन रेवोल्यूशन में लुई 16 क्या था कि जो 13 कॉलोनी था ब्रिटेन का, किसका कॉलोनी था, ब्रिटेन का, कहाँ पे था, अमेरिका में। तो जो अमेरिका में ब्रिटेन का 13 कॉलोनी था, उसको इंडिपेंडेंट करवाने में, आजाद करवाने में लुई 16 क्या किया, अमेरिका को हेल्प किया। तो अमेरिका को हेल्प किया, उसमें से बहुत सारे उसके पैसे थे जो क्या हो गए, खर्च हो गए। तो खर्च हो गए तो क्या हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, खाली हो गया। इसके साथ लुई 14, लुई 15 ये सब जो थे, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, साथ ही साथ क्या था, ये सब बेफिजूल खर्ची बहुत ज्यादा था। तो जब बेफिजूल खर्ची हो रहा था तो क्या होगा, इससे जो है जनता में आक्रोश बढ़ेगा। तो इसके साथ क्या हुआ कि ये जो लुई 16 था ये भी लुई 15 से कम नहीं था। ये जो लुई 16 था ये वर्साइल, ये कहा था कि वर्साइल में इसका पैलेस था। तो वर्साइल क्या है, वर्साइल में इसका पैलेस था जो शहर से दूर, और शहर से दूर पैलेस था, वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। ये 20 ईयर्स के उम्र में लुई 16 शादी कर लिया था। किससे किया था, तो मेरी एंटोनिएट से किया था, मेरी एंटोनिएट। तो क्या होगा, मेरे एंटोनिएट से इसका शादी हो गया। और शादी के बाद क्या था, इसकी वाइफ जो थी ब्यूटीफुल, तो बहुत ब्यूटीफुल थी, बट क्या थी, फूल, मूर्ख की तरह थी। और क्या था कि ये प्रिंसेस जो थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। जब वहां पे आई तो आने के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अभी भी देखते हैं कि जो वाइफ होती है वो अपने मायके की बुराई सुनना नहीं चाहती है। सेम कंडीशन इसके साथ था कि इसके जो मायके वाले, इसके जो फैमिली मेंबर था, वो सबको, जो कोर्ट ऑफिशियल्स थे उसमें सबको रख लिया, चाहे उसको मेरिट हो नहीं हो, काम करना आता हो या नहीं आता हो, वो बर्थ के आधार पर जो नोबिलिटी थे उसको क्या कर लिया, अंदर में रख लिया। इसके कारण जो था क्या हुआ था कि जो फ्रेंच का ऑफिशियल था, गवर्नमेंट जो चलाया जा रहा था, उस बहुत इफेक्टेड हुआ। और इसके साथ क्या हुआ कि ऐशो आराम की जिंदगी वर्साइल में गुजार रहा था। उसको लेन देन जनता से, पब्लिक से कोई लेन देन नहीं था। वो अपने पैलेस में ही क्या था, मंत्रमुग्ध रहता था, वहीं पर ऐसे करता था, वो बाहर कभी निकलता नहीं था। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से पूरा वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। ये वो पहला कॉलेज। अब दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। दूसरा कॉलेज में क्या आता है, तो था अब जब क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लगभग कितना हो गया था कि युद्ध में जो बाढ़ रहा था 1 बिलियन लीवर्स, 1 बिलियन लीवर्स वार के टाइम में हुआ था। उसके बाद क्या था, और पहले भी था, टोटल मिला के लगभग 2 बिलियन लीवर्स क्या हो गया, उसका जो है लोन हो गया, कर्ज हो गया, डेब्ट में चला गया। तो ये लीवर्स क्या है, जैसे इंडिया का जो है करेंसी है रुपी, तो ये रुपीज करेंसी है, उसी तरह से क्या है, लीवर्स फ्रेंच करेंसी है। लीवर्स क्या है, तो वो फ्रेंच करेंसी है। तो ये क्या है, लीवर्स फ्रेंच करेंसी, लगभग 2 बिलियन लीवर्स क्या हुआ, वो डेब्ट में चला गया। जब डेब्ट में चला जाएगा तो क्या होगा कि कोई भी जो होगा डेब्ट में चला गया, तो लोग जो लेंडर्स थे, जो लोन दिया था, वो क्या किया, इस पर 10% इंटरेस्ट लगा दिया। जो लोन दिया था वो कितना कर दिया, 10% इंटरेस्ट लगा दिया। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से क्राइसिस उसका जो है फ्रेंच का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब पैसे की कमी हुई गवर्नमेंट को, तो क्या करेगा, इसे गवर्नमेंट को पैसे की कमी हुई तो वो टैक्स इम्पोज करेगा। तो क्या कर दिया, टैक्सेशन बढ़ा दिया गया। अब टैक्सेशन में बहुत सारा टैक्स थे, जैसे उसमें से साल्ट टैक्स, रोड टैक्स, टैरिफ ऑन मूविंग गुड्स एक्सेट्रा। तो जो गुड्स को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान से मूवमेंट करते थे, ले आते थे, तो उस पर भी क्या होता था, तो रोड टैरिफ देना पड़ता था, रोड टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार का टैक्स हुआ है, वो क्या है, एक था टैली, क्या था, टैली, और एक क्या था, एक था टीथे, क्या था, टीथे। जो टीथे था वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या करता था कि जो टीथे जो टैक्स था वो 2 प्रकार का था। एक को क्या करता था कि एक कॉमन, जनरली जो टैक्स पे करता था वो कॉमन पीपल पे करता था। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ
कि जो टैक्सेशन था वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो जो टीथे था वो किसके द्वारा, तो ये टीथे जो था वो चर्च के द्वारा, किसके द्वारा, चर्च के द्वारा किससे कलेक्ट किया जाता था, फ्रॉम चर्च कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स, चर्च कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स। तो पेजेंट्स से टैक्स, जो चर्च के द्वारा पेजेंट्स से जो टैक्स लिए जाते थे उसे क्या बोलते थे, टीथे बोलते थे। और लगभग 4/5 टैक्स ले लेता था, यानी कि किसी का जो 100 है तो 100 में से 100 रुपीज कोई इनकम है तो उसका 80 रुपीज क्या हो गया, टैक्स। अब बताइए कि 100 में 80 टैक्स दे रहा तो उसके पास क्या बचेगा। इससे क्या था कि जो कॉमन पीपल थे वो एंग्री थे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। किसके अगेंस्ट, फ्रेंच मोनार्की था उसके अगेंस्ट। एक था टैली, तो ये टैली टैक्स था, ये कौन लेता था, तो ये गवर्नमेंट लेता था। कौन लेता था, गवर्नमेंट लेता था। जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता था उसको क्या बोलते थे, टैली। गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाता था उसको बोलते थे टैली। और जो चर्च टीथे क्या था, तो टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स बाय द चर्च इज कॉल्ड टीथे एंड गवर्नमेंट कलेक्टेड बाय द टैक्स कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैली। तो मेन रूप से 2 टैक्स लिए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स थे, रोड टैक्स, सेल्स साल्ट टैक्स, सब कुछ पे, खाने पीने पर, फूड पे, सब कुछ पे क्या कर दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि सोशल डिस्पेरिटी क्या है, ठीक है। सोशल डिस्पेरिटी क्या है, तो जो 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं, कब बात करते हैं कि 18वीं सेंचुरी में जो था फ्रांस का जो सोसाइटी था वो मेनली 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। कितना बटा हुआ था, 3 कैटेगरी। तो 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो जो 18वीं सेंचुरी में फ्रांस था वो मेनली 3 सोसाइटी में, जो सोसाइटी था फ्रांस का वो अलग अलग बटा हुआ था। हमारे देश में भी आप लोग 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे कि बर्न सिस्टम था। बर्न सिस्टम के फिर आया कास्ट सिस्टम आया, कास्ट सिस्टम के बाद ब्रिटिश आ गया था, फिर उसको रिलीजन के आधार पर हिंदू मुस्लिम सब बांट दिया। तो सेम था फ्रांस में। फ्रांस में क्या था कि 3 जो वहां का सोसाइटी था वो 3 में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट तो क्या बोलते थे हम लोग, फर्स्ट जिसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो ये था फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, और क्या था, थर्ड स्टेट था। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब ये 3 ग्रुप में बटा हुआ था। तो अब इस ग्रुप में जैसे हम लोग जानते हैं अभी भी हमारा समाज क्या बटा हुआ है, अभी भी ग्रुप में बटा हुआ है सोसाइटी। एक हो गया जनरल, फिर हो गया BC1, BC2, SC, ST और पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह से क्या आता है कि जनरल में कौन से आते हैं, जैसे बोलते हैं कि ब्राह्मण हो गया, भूमिहार हो गया, ये सब जो है कि राजपूत हो गए, ये सब जनरल में आते हैं। तो वैसे ही ग्रुप बटा हुआ था यहाँ पे। फर्स्ट स्टेट में था कौन, तो वो क्लर्जी था। कौन था, क्लर्जी। ये क्लर्जी क्या है, तो जो चर्च में जिसको बोलते हैं हम लोग, जो चर्च से रिलेटेड लोग थे वो सब कौन थे, क्लर्जी। और क्लर्जी किस ग्रुप में आते थे, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में कौन लोग थे, तो सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी। कौन लोग थे, नोबिलिटी, यानी कि नोबेल पर्सन को बोलते हैं। तो नोबिलिटी या नोबेल पर्सन भी आते हैं। तो जो नोबिलिटी था, जो अपर क्लास के लोग थे, जैसे जो मोनार्क था, मोनार्क से जुड़े हुए लोग। अभी तुरंत बात की है कि जो मेरी एंटीनेट थी वो नोबिलिटी में सब अपने मायके वाले से या तो जो अपने फैमिली मेंबर था उसी को पूरा कोर्ट में भरे हुए थी। तो उसी तरह से नोबिलिटी क्या हो गया, तो नोबिलिटी हो गया अपर क्लास। नोबिलिटी क्या हो गया, अपर क्लास के लोग हो गए नोबेल, यानी कि जो कोर्ट ऑफिशियल्स वगैरह से जुड़े हुए होते थे, नोबिलिटी कहलाता था। उसके बाद अगर थर्ड स्टेट में कौन थे, तो बिग मर्चेंट्स थे, बिग मर्चेंट्स, peasants, landless laborers, artisans, etc. तो ये सब जो कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट में क्या हो गया, कॉमन पीपल जो थे, जैसे हो गया मर्चेंट्स, हो गया जैसे हो गया ट्रेडर्स, पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, सर्वेंट्स, आर्टिसंस, ये सब जो थे, सब किस ग्रुप में थे, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। किस ग्रुप में आते थे,
तो ये जो था 18वीं सेंचुरी में, जो हमारा फ्रांस था, जो लेट 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट स्टेट इसमें था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में क्या था, बटा हुआ था। अब इसके बाद क्या था कि इसमें क्या था कि ये जो दो ग्रुप की बात कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट स्टेट, क्या था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, तो ये जो दो ग्रुप था इसको प्रिविलेजेस मिला हुआ था। प्रिविलेज का मतलब क्या हो गया, जो प्रिविलेज था इसका मतलब हो गया लाभ। ये जो प्रिविलेज हो गया, जिसको जन्म से बोलते हैं ना, तो क्या है कि जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी जो बोलते हैं, तो ये सब जन्म से ही जनरल कैटेगरी में आते हैं। इससे पहले क्या था कि जो वर्ण सिस्टम था, तो उसमें जो ब्राह्मण था तो उसको जन्म से ही अधिकार मिल जाता था, ये ब्राह्मण है, पूजा पाठ करवाएगा। ये राजपूत है तो ये क्या है, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय क्या करेगा, क्षत्रिय वो सब जो है राज्य की सेवा करेगा, लोगों को बचाएगा। वैश्य तो ये दोनों की सेवा करेगा, व्यापार वगैरह करेगा, ट्रेड करेगा। शूद्र है तो सबकी सेवा करेगा, तो जन्म के आधार पर डिपेंडेंट था। तो सेम केस में यहाँ पर जो दोनों स्टेट में था, इसको प्रिविलेज किससे मिलता था, बाय बर्थ। तो जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, यानी कि चर्चमैन और नोबिलिटी, क्लेर्जी और नोबिलिटी, दो ग्रुप था। कौन कौन था, तो था क्लेर्जी एंड नोबिलिटी। तो ये जो क्लेर्जी और नोबिलिटी था, इसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिला हुआ था। अब ये प्रिविलेजेस क्या था, तो ये दोनों, कोई भी टैक्स जो था सोसाइटी में, ये दोनों टैक्स पे नहीं करता था, टैक्स पे ये दोनों नहीं करता था। तो टैक्स पे कौन करता था, तो टैक्स ओनली थर्ड स्टेट के जो लोग थे, पीपल थे, वो टैक्स पे करते थे। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों ग्रुप में और थर्ड स्टेट में, दोनों के बीच एक गैप बन गया। क्या बन गया, एक गैप बन गया, एक डिफरेंस आ गया कि नहीं ये लोग करेंगे टैक्स पे, हम लोग करेंगे टैक्स पे। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये सब विलेज सपोर्ट किसको करते थे, तो जो अपर क्लास के लोग थे वो अपर क्लास को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो अपर क्लास के लोग थे वो फ्रांस के जो गवर्नर थे, जो गवर्नमेंट जिसको मोनार्क थे, उस मोनार्क को सपोर्ट करते थे, क्योंकि इसको उससे प्रॉफिट होता था, इसको प्रिविलेज मिलता था। लेकिन कॉमन पीपल इसके अगेंस्ट थे। सो ये सब कहाँ गए, टैक्स बहुत ज्यादा पे करते थे, इस सब की वजह से फ्रेंच जो मोनार्की थे उसके अगेंस्ट आ गए। तो यहाँ से ये जो मेन कॉजेज बनता है रिवोल्यूशन स्टार्ट होने का। साथ ही क्या था कि जो वहां का लैंड था, लैंड जो था फ्रांस का, वो 60% लैंड किसके पास था, तो 60% जो है इस ग्रुप के पास था, 60% इस ग्रुप के पास था। जबकि पॉपुलेशन था, यानी कि पॉपुलेशन ओनली 10%, कितना था, ओनली 10%। पेजेंट का जो पॉपुलेशन था, पेजेंट का पॉपुलेशन था 90%, कितना पॉपुलेशन था, तो पेजेंट्स का पॉपुलेशन 90% फ्रांस में था, और ये 10% ओनली जो था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का पॉपुलेशन था। जबकि जो लैंड था, लैंड लगभग सब किसके पास था, तो क्लर्जी के पास था, चर्च के पास था। तो ये चर्च के पास जो लैंड था 60% था, और इसके पास क्या था, 40% था। अब देखिए कि जो पेजेंट्स थे, लैंड ओनली 40% है, उसको उपज करना है, क्रॉप ग्रो करवाना है, और शरीर को खाना क्या करना है, पूर्ति करवाना है पूरा पॉपुलेशन के लिए। तो इसमें साथ साथ क्या है, ऑलरेडी बताया कि टैक्स जो टीथे था 4/5 था, कितना था, 4/5। तो 4/5 टैक्स भी देता था, जमीन भी कम है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जो पूरा बर्डन था सोसाइटी का, वो बर्डन किसके पास आ गया, तो बर्डन आ गया किसके पास, तो थर्ड स्टेट के पास आ गया। बर्डन आ गया किसके पास, थर्ड स्टेट के पास आ गया। तो इस तरह से थर्ड स्टेट के जो पीपल थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपना भागीदारी निभाए। तो ये था मेन कॉज। इसके बाद तीसरा कॉज बनता है, वो क्या था, तो ये सोशल डिस्पैरिटी तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला है सबसिस्टेंस क्राइसिस। अगला क्या है, सबसिस्टेंस एक्चुअली हुआ क्या था, सबसिस्टेंस क्राइसिस में क्या क्या हुआ था। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हुआ था सबसिस्टेंस क्राइसिस में, वो क्या हुआ था, तो जो यूरोपियन पॉपुलेशन था वो इंक्रीज कर गया था। क्या हुआ था, यूरोपियन पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया था, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था, और इसके साथ थर्ड में जो था वो क्या हुआ था कि जो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे, मिल ओनर्स, जो उसका जो वेज था, मजदूरी था, वो क्या था, कम था। और साथ साथ क्या हुआ था कि क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो पाया,
क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो पाया, मतलब क्या था कि तैयार फसल बर्बाद हो गया, यानी कि फेमिन हो गया, अकाल पड़ गया, फेलूर, जो क्रॉप था वो क्या हो गया, फेलूर हो गया। तो क्या था, तो राइज इन पॉपुलेशन, राइज इन पॉपुलेशन। अब क्या था कि जो यूरोपियन पॉपुलेशन क्या हो गया, राइज हो गया। जो 1715 में कितना था, 23 बिलियन था, और 1789 में बढ़ के कितना हो गया, वो हो गया 28 बिलियन। तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। तो जब राइज इन पॉपुलेशन राइज होगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, भोजन का डिमांड करेगा। क्या करेगा, भोजन का डिमांड करेगा। और जब भोजन का डिमांड करेगा, फूड ग्रेन का डिमांड करेगा। अब क्रॉप क्या होगा, फेल्योर हो गया। जब क्रॉप फेल्योर हो गया तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि भोजन मिल नहीं पाएगा। जब मिल नहीं पाएगा तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो लोगों को क्या होगी, फिर जो गरीब लोग हैं उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसके साथ क्या हुआ था, पॉपुलेशन राइज कर गया, और क्या हुआ, इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। इंक्रीज, ऐसे लिखिए, इंक्रीज टैक्सेस। और क्या हुआ, टैक्स इंक्रीज करने के साथ साथ क्या और प्रॉब्लम क्या था वहां का, वहां तो लो वेज, ये सब मैं बता रहा हूं। क्या ये जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मेन कारण क्या था, इसके बारे में कर रहे थे। काउजे जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस, लो वेज, मजदूरी क्या था, कम था, काम अधिक करना पड़ता था, मजदूरी कम था। और क्या हुआ था कि फेमिन एंड ड्राउट्स, फेमिन एंड ड्राउट्स। और क्या हुआ था, हाई प्राइसेस इन ब्रेड, हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अब देखिए कि जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मेन कारण क्या क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या था, पहला था राइज इन पॉपुलेशन। 1715 में जो पॉपुलेशन 23 मिलियन था, वह पॉपुलेशन कितना हो गया, 1789 में पॉपुलेशन हो गया 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गया। तो इस तरह से पॉपुलेशन में डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज किया। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज किया तो फूड ग्रेन्स का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। और फूड ग्रेन का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि फेमिन और ड्राउट, यानी कि क्रॉप फेल्यूर, इसको हम क्या कर सकते हैं, फेमिन एंड ड्राउट को कह सकते हैं क्रॉप फेल्यूर। तो क्रॉप फेल्यूर होगा मतलब हार्वेस्ट नहीं हो पाया। जब हार्वेस्ट ही नहीं हुआ क्रॉप का तो लोगों का फूड ग्रेन मिलेगा, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, और सप्लाई कम हो गया। जब सप्लाई कम हो गया तो प्राइसेस क्या होगा, ब्रेड का बढ़ जाएगा, ब्रेड का प्राइसेस बढ़ गया। जब ब्रेड का प्राइसेस बढ़ गया, गरीब लोग खाना नहीं मिलने लगा, ब्रेड नहीं मिलने लगा। इस कारण से क्या हो गया, इस कारण से लोग जो है जगह जगह इसके अगेंस्ट रिवोल्यूशन शुरू हो गया, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके दौरान किसी ने ये रूमर्स फैला दिया कि रोटी मिल रहा है बस्टाइल में। इसी कारण से बस्टाइल में ये लोग क्या था, इसको भूखा था, ब्रेड के लालच में सब पहुंच गया बस्टाइल, लेकिन वहां पर देखा कुछ नहीं मिल रहा है। और इसी गुस्से में क्या क्या वहां का एक एक ईंट तक निकाल के मार्केट में बेच दिया। जो भी फ्रेगमेंट्स था टूटा हुआ सब मार्केट में बेच दिया। तो ये क्या था, फेमिन हुआ, इसके कारण प्राइस हाई हो गया, और प्राइस भी हाई हो गया और फेमिन भी हो गया। अब समझिए, लिंक कर, एक दूसरे को लिंक करते चलिए कि फेमिन हुआ, ग्रो नहीं हुआ, क्रॉप ग्रो नहीं हुआ तो अनाज कम हो गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो ये जो टैक्सेशन था, ये लोग क्या होगा, जब क्रॉप ग्रो नहीं करेगा तो पेजेंट्स कहां से देगा, टैक्स कहां से पे करेगा। तो क्रॉप फेल कर गया, प्राइस भी बढ़ गया, दो चीजें हुई। और इस कंडीशन में जो इंक्रीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। जब टैक्स इंक्रीज हो गया तो अब देखिए अनाज भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ज्यादा मांग रहा है भोजन के लिए, और टैक्स भी बढ़ा दिया। तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन पीपल होगा पूरा क्या होगा, गुस्सा फूट पड़ेगा, पूरा उनसे एंगर होगी। और एंगर होने के बाद क्या होगी कि एंगर होने के बाद ये सब मार के अगेंस्ट गए। अब क्या हुआ, तो ये 4 पॉइंट्स में आ गया। अब क्या होगा कि जब टैक्स इंक्रीज करने की बात तो पेजेंट से था, लेकिन जो मिल ऑनर्स थे, जो वर्कशॉप में जो वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे वर्कर्स, तो वर्कर्स जो मिल शॉप में या तो फिर वर्कशॉप में काम कर रहे थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोगों का मजदूरी जो था वो कम था, लो वेज
मजदूरी कम था। अब मजदूरी कम होने की वजह से वर्क ऑनर्स जो थे, वर्कशॉप के जो ऑनर्स थे या जो मिल ऑनर्स थे, उसको ये लोग क्या किया, डिमांड किया वेज बढ़ाने का, लेकिन ये लोग वेज बढ़ाना नहीं चाहते थे। जो मिल ऑनर्स था, वर्कशॉप का ऑनर्स था, वो सब वेज नहीं बढ़ाए थे। इस कारण से क्या था, जो लेबरर थे, जो वर्कर्स थे, वो सब भी इस रिवोल्ट में साथ हो गए। तो ये था कॉजेज ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्लियर। अब देखिए क्या था, अगला बच गया क्या, तो ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड रोल ऑफ फिलोसफर। अगला क्या था, ग्रोइंग मिडिल क्लास। यहां तक जो भी थर्ड स्टेट में लोग थे, और थर्ड स्टेट के लोग थे, कुछ उसमें से अमीर थे, पुअर थे, कुछ क्या थे, रिच थे। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, इसमें बहुत सारे लोग पढ़ लिख लिए, और पढ़ने के बाद जो एजुकेटेड पर्सन थे, उनका मानना था कि जो प्रिविलेज दिया गया है, किसके आधार पे, बर्थ के आधार पे, ये क्या है, गलत है। किसके आधार पर होना चाहिए, प्रिविलेज जो दिया गया है बर्थ के आधार पे, ये नहीं होना चाहिए। किसी पर्सन का जो उसकी जो क्या है कि यानी जो सोशल में, जो सोसाइटी में जो उसका रिस्पेक्ट है, किसके आधार पर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मेरिट के आधार पे। तो अब ये सब कारणों से जो मिडिल क्लास के लोग क्या थे कि जो बर्थ के आधार पे करेंसी और नोबिलिटी को जो प्रिविलेज मिल रहा था, उसके अगेंस्ट चले गए। किसके अगेंस्ट चले गए, जो बर्थ के आधार पर मिल रहा था उसके। उनका मानना था, जो मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड पर्सन वर्ग के सामने आए, उनका मानना था कि तो किस आधार पे, कि कहता है कि सोशल पोजीशन किसी भी पर्सन का होगा, सोशल पोजीशन, समाज में जो उसका पोजीशन होगा किसी भी पर्सन का, वो किसके आधार पर होना चाहिए, मेरिट के आधार पर। क्या होना चाहिए, मेरिट के आधार पर। अब कहेगा कि भाई नहीं, हम हायर क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमको ऐसा ही मतलब कि आईएएस बना दिया जाए, नहीं, मेरिट के आधार पर आइए आप आईएएस बनिए। तो ये सब अभी के टाइम में, लेकिन उस टाइम में कुछ नहीं था। उस टाइम में क्या था कि वही सर्वा है, वही अपर क्लास है जिसका जन्म अपर क्लास में हुआ है, बाकी सब क्या है, बाकी सब कॉमन पीपल है। मेरिट किसी कितना ही पढ़ लो, लेकिन जो जाति है वो जाति का ही माना जाता था, जो लोअर क्लास था उसी का आधार में माना जाता था। लेकिन मिडिल क्लास जो था क्या था, ये सब कारणों से मिडिल क्लास भी इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया। इसके बाद था सोशल रिफॉर्मर्स, फिलोसफर्स। क्या था रोल ऑफ फिलोसफर, तो 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, सभी का अलग अलग मानना था। तो वो फिलोसफर्स की बात करते हैं तो एक एक के नाम लेते हैं। तो जो सबसे पहले नाम आता है वो किसका आता है, तो बहुत सारे नाम सुने होंगे, वॉल्टेयर, जॉन लॉक, रूसो, ये सब बहुत सारे जो फिलोसफर थे। अब सभी का अलग अलग मानना था। तो सबसे पहले नाम लेते हैं हम लोग चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू का। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। अगर चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो ये मॉन्टेस्क्यू क्या थे, जो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू एक इंपोर्टेंट फिलोसफर थे। कहाँ का, फ्रांस का एक इंपोर्टेंट फिलोसफर था। इसका एक बुक था, इस बुक का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ, एक बुक लिखा चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक में उन्होंने क्या बताया है, तो इस बुक में उन्होंने बताया है कि जो फ्रांस होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बताया है कि नहीं, जो फ्रांस किस आधार पर होना चाहिए, तो फ्रांस में डेमोक्रेसी आना चाहिए। लोग जो ये बर्थ के आधार पर, ये बर्थ के आधार पे नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ऑटोक्रेसी था उसका वो उन्होंने निंदा किया। ऑटोक्रेसी, ये ऑटोक्रेसी क्या है, तो ऑटोक्रेसी का मतलब होगा निरंकुश शासन, जिस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं हो। ऑटोक्रेसी का मतलब ऑटो, अपना, अपने खुद से। ऑटो मतलब क्या हो गया, सिंगल, अपने से। तो जो खुद से शासन चला रहा था, जो रूल कर रहा था, इसके अगेंस्ट में, मोनार्क के अगेंस्ट में कोई बोलने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। कि जो ऑटोक्रेसी था इसको क्या करना था, तो इसका वो कंडेम्ड, कौन कंडेम्ड, कंडेम करते थे कौन, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। ऑटोक्रेसी की जो क्या करते थे, वो निंदा करते थे। और डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जानते हैं आप लोग क्या होता है, तो डेमोक्रेसी को वो लोग सपोर्ट करते थे। जो मॉन्टेस्क्यू थे डेमोक्रेसी का प्रेस, दोनों एक देखिए, दोनों रिलेटेड है, अपोजिट।
कंडेम्ड, ऑटोक्रेसी का कंडेम्ड करते थे और डेमोक्रेसी का अप्रेज करते थे, यानी कि इसकी प्रशंसा करते थे। तो ये कौन थे? ये थे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। अगला वॉल्टेयर, क्या है? वॉल्टेयर। तो वॉल्टेयर का जो बुक, तो वॉल्टेयर जो थे वो क्या थे? तो वो चाहते थे वॉल्टेयर कि जो पीपल हो वो अपने बारे में जो है यहाँ पर सोचे। क्या सोचे? कि वो अपने बारे में जब अर्थ पर आए हैं, थिंक अबाउट मटेरियल लाइफ, जो यहाँ का जो निजी जिंदगी है, जो यहाँ का जो लाइफ है उसके बारे में सोचे। वो यहाँ पर स्वर्ग ना ढूंढे, जो अर्थ पे यहाँ पर स्वर्ग ना ढूंढे, वो मटेरियल लाइफ है उस बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो ये किसका था? यानी कि ये भी अब मटेरियल लाइफ की बात करते हैं। तो जो कॉमन पीपल की लाइफ थी वो मटेरियल लाइफ थी, और जो चर्च या तो फिर जो नॉबिलिटी थे वो आराम से ऐसे आराम की जिंदगी स्वर्ग के तरह गुजर बसर कर रहे थे। तो जो वॉल्टेयर था इसका क्या करता है? कंडेम्ड चर्च, ये भी बुराई करते थे। किसका? चर्च का। तो जो ये वॉल्टेयर था वो चर्च की बुराई करते थे, यानी कि वॉल्टेयर के अनुसार से जो चर्च की बुराई करते थे, और वो क्या करते थे कि यहाँ पर जो लाइफ है, और जो सिर्फ चर्च की बात करते हैं, यानी कि जो सपोर्टेड करता था, सिर्फ चर्च की नहीं, जो लोग कंडेम्ड, इसको कह सकते हैं कि कंडेम्ड पीपल हु सपोर्टेड चर्च, जो भी चर्च को सपोर्ट करता था उसकी वो कंडेम करते थे, उसकी निंदा करते थे। लेकिन ये किसके सपोर्ट में थे? वॉल्टेयर किसको चाहते थे? ये पुअर के सपोर्ट में थे कि नहीं भाई पुअर है, पुअर का सपोर्ट करो। और इसके बाद क्या कहता है? हो गया वॉल्टेयर, हो गया। जो अगला नाम आता है वो आता है रूसो। अगला नाम जो है वो है रूसो। ये रूसो की बात करते हैं, तो ये रूसो कौन था? अब रूसो का जो बुक था वो क्या था? तो जो जॉन जैकस रूसो को बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आर्किटेक्चर क्या थे? मतलब जो आर्किटेक्ट थे, पूरा जो यानी कंस्ट्रक्शन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हुआ वो किसके आधार पर हुआ? इसको पूरा बनाने वाले, रिवॉल्यूशन का रूप देने वाले वो थे जॉन जैकब रूसो। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किसको बोलते हैं? तो जॉन जैकब रूसो को बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो भूमिका था, एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया और जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और ये जो एक रिवॉल्यूशन का ढांचा तैयार करने वाले थे वो क्या थे? वो रूसो थे। अगला आता है जॉन, मतलब इसका एक बुक है, तो बुक का नाम क्या है? मतलब जॉन जैकब रूसो का था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन जैकब रूसो का जो बुक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा बुक का नाम, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन जैकब रूसो के द्वारा जो लिखा गया है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, और उनका मानना था कि समाज में सब बिना एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के बिना नहीं हुआ, सब एक दूसरे से क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड थे। और क्या था कि उन्होंने जो किया, जो रूसो का मानना था कि एक स्टेटमेंट, एक स्लोगन उनका था कि मैन वाज बोर्न फ्री, मैन वाज बोर्न फ्री, मैन वाज बोर्न फ्री, इट हिज मैन वाज बोर्न फ्री, एट ही इज everywhere change। अब क्या कहता है कि जो मनुष्य है, अकॉर्डिंग टू रूसो, जो मनुष्य वो फ्री, आजाद जन्म लिया था। रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन का टाइम एक स्लोगन दिया था रूसो ने कि मैन वाज बोर्न फ्री, एट ही इज एवरीवेयर इन चेन। ह्यूमन जन्म फ्री लिया था, आजाद लिया था, लेकिन अभी सभी जगह पे चेन से बंधा हुआ है। चेन से मतलब क्या है? चेन में बंधा हुआ है, चेन में है सभी जगह पे। तो ये था रूसो। कौन था? रूसो। अगला जो नाम आता है जॉन लॉक। ये जॉन लॉक जो एक बुक लिखे थे, बुक का नाम था कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ
गवर्नमेंट। ये जॉन लॉक के द्वारा एक बुक लिखा गया, इसका नाम क्या है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने इसमें बताया है कि जो डिवाइन की बात करते हैं तो डिवाइन की बात करते हैं जैसे एब्सोल्यूट, जो यहाँ का मोनार्क था, जो मोनार्क के पावर को बात करते हैं तो मोनार्क के पावर के समाप्त करने की बात करती है किसमें, जो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में है उसमें उन्होंने क्या है तो उसको पूरा उन्होंने खंडन किया है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ मोनार्क था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ मोनार्क था या तो फिर जो एब्सोल्यूट पावर था मोनार्क का, उसका क्या है इन्होंने विरोध किया है कि पूरा गवर्नमेंट जो चला रही थी किसके अंतर्गत चल रहा था, मोनार्क के अंतर्गत। तो इसी जो पावर था इस पावर को उन्होंने खंडन किया है, रिफ्यूट किया है, क्यों, जॉन लॉक। तो ये था मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला जो होगा आपका, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशंस क्या था। ओके, थैंक यू।